हेलो एवरीवन, दिस इज़ विपिन हियर। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट, हिस्ट्री राइज ऑफ नेशनल्स इन यूरोप का। ठीक है, तो क्लास 10th में जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, राइज ऑफ नेशनल्स इन यूरोप, ठीक है, इसका एक अपना अलग ही वेटेज है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और इस बार कुछ ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग दो चैप्टर आपके हिस्ट्री से हटा दिए गए हैं। राइज ऑफ नेशनल्स इन यूरोप आना है और नेशनल्स इन इंडिया आना है। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं आपके राइज ऑफ नेशनल्स इन यूरोप के। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस का वेटेज इस बार के एग्जामिनेशंस में रहेगा, उसमें तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा ही, उसके साथ साथ आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिवीजन में भी आपकी मदद करेगा। जो फैक्चुअल चीज़ें रिलेटेड हैं इस चैप्टर से, इस एमसीक्यू को कवर करने के बाद आपके वो फैक्चुअल चीज़ें पूरी तरीके से कवर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जानते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो चलिए देखिए पहला क्या। अब देखिए पहला जो एमसीक्यू वो क्या कह रहा है कि नेशनलिज्म विच इमर्ज एज अ फोर्स इन द 19th सेंचुरी मीन। 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप में जो एक नेशनलिज्म की भावना क्रिएट हुई थी, इसका मतलब क्या था? तो नेशनलिज्म को पेट्रियाटिज्म भी कहा जाता है। इसका मतलब है पेट्रियाटिक फीलिंग टुवर्ड्स अवर नेशन, या वी कैन से दैट कि टाइप ऑफ फीलिंग विच क्रिएट इन एनी पर्सन इन विच अ पर्सन डू एनीथिंग फॉर देयर नेशंस लव एंड प्राइड। ये एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें क्या कहते हैं, कोई भी पर्सन जब अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है तो वो फीलिंग कहलाती है नेशनलिज्म। इसको देशभक्ति कहते हैं। ठीक, तो इसमें इसका क्या होगा? इसमें इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर। अपने देश के प्रति क्या कहते हैं, डिवोटी रहना, देश की भक्ति करना, उसके हिस्ट्री की, उसके कल्चर की। ठीक, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कहते हैं, जो सेकंड आपका एमसीक्यू इसकी ओर देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। अब देखिए सेकंड में कह रहा है कि ईल द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी यूज टू मेजर। ईल एक मेजरिंग यूनिट थी आपके जर्मनी में, और इस पर्टिकुलर जो ये यूनिट थी, ठीक है, इससे क्या मेज़र किया जाता था? तो इससे क्लॉथ्स मेज़र करते थे। ठीक, जर्मनी में क्या कहते हैं, जो ईल था वो एक ऐसा मेजरिंग यूनिट था जिससे क्लॉथ को मेज़र करते थे। ठीक, अब आगे चलते हैं। ज़ोल्वरीन क्या है? ज़ोल्वरीन को कस्टम यूनियन भी कहा जाता था। ये एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम था जिसको लाने के बाद क्या कहते हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स में क्या कहते हैं आपके डिफरेंट करेंसीज होती थी उसको रिड्यूस कर दिया गया था, और जो डिफरेंट वेट एंड मेजर सिस्टम था उसको भी क्या करते हैं, कम कर दिया गया था। इससे क्या होता था कि इसको कम करने से जो भी पर्सन अगर क्या कहते हैं ट्रेड करता था एक्सटर्नली, बाहर दूसरे स्टेट्स में जाकर ट्रेड करता था, उसको इससे क्या होता था, इससे बेनिफिट मिला। ठीक है, और जब तक ये नहीं था तो इन जो ट्रेडर्स थे, जो डिफरेंट स्टेट्स में जाकर ट्रेड करते थे, उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी अलग अलग करेंसी, अलग अलग वेट मेजर होने के कारण। तो ज़ोल्वरीन को 1834 में पर्शिया में स्टार्ट किया गया। इसको कस्टम यूनियन भी कहा जाता था। इसका क्या कहा जाता था इसे? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कस्टम यूनियन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा हु वर द जंकर्स। जंकर्स कौन थे? तो पर्शिया में या प्रसा में जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, जो बड़े ज़मींदार थे, उनको जंकर्स कहा जाता था। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। किस ट्रीटी ने यह रिकॉग्नाइज कर दिया कि ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन है? तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में जो हुआ था, उसने ये रिकॉग्नाइज कर दिया था कि ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी वाज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म। इन फॉलोइंग में से वो कौन सी ट्रीटी थी जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुआ था? तो वो थी एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इस पर्टिकुलर ट्रीटी की मदद से, इस पर्टिकुलर एक्ट की मदद से आपके ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पावर कलेक्टिवली डिफीट नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में जिस पावर्स ने हराया था, जिस ग्रुप ऑफ पावर्स ने हराया था, वो कौन कौन से थे? तो वो आपके थे ऑस्ट्रिया, प्रसा, रशिया एंड ब्रिटेन। इन चारों कंपनी के पावर्स ने कलेक्टिवली डिफीट किया था नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 द बैटल ऑफ वाटरलू में। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म एक प्रकार का कल्चरल मूवमेंट था। इसमें क्या होता था कि हम नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर क्रिएट करते थे, म्यूज़िक, आर्ट्स, इसके बाद डांस, फोल्क सॉन्ग, इन सभी चीज़ों की मदद से। ठीक, तो ये कल्चरल मूवमेंट था। ओके,
नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नाइन्थ कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज फंक्शनिंग इन फ्रांस बिफोर द रिवोल्यूशन ऑफ 1879। 1789 रिवोल्यूशन के पहले फ्रांस में किस प्रकार की गवर्नमेंट थी, तो सबको पता मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, राजा महाराजाओं की सरकार थी। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंसीडर एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल किसे कहा जाता है, क्रेडल के मतलब है पालना, किसी चीज़ को पालना। ठीक है, तो ग्रीस को कहा जाता है, क्योंकि ग्रीस ही एक ऐसा पर्टिकुलर कंट्री है जहाँ से बहुत सारी चीज़ों का बर्थ हुआ, जैसे कि कल्चर का, ट्रीथ का, डेमोक्रेसी का, ओलंपिक का, फिलॉसफी का, इन सभी चीज़ों का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो बर्थ हुआ है, वो ग्रीस से हुआ है, इसलिए ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, मैच द टर्म विद द स्टेटमेंट गिवन बिलो। इथोपियन सोसाइटी, अब इन 4 फॉलोइंग ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें इथोपियन सोसाइटी से रिलेट करती हैं। अ सोसाइटी अंडर अ बेनोलेट मोनार्की, अ सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट, अ सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ चूजन फ्यू वाइस मैन, अ सोसाइटी अंडर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये दोनों ही आपकी इथोपियन सोसाइटी से रिलेट कर रहा है, तो इसका ऑप्शन, इसका पर्टिकुलर आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 2 और 3। ठीक, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि प्लेबिसाइड का मतलब क्या है, तो आपको बता दें प्लेबिसाइड एक ऐसा सिस्टम था, एक डायरेक्ट वोटिंग का सिस्टम था, जिसमें क्या कहते हैं जितने भी पर्सन थे सभी पर्सन से यस या नो में प्रपोजल दिया जाता था उनको, और उनसे पूछा जाता था कि आप क्या चाहते हैं, यस या नो। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ व्हाट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट क्या कहते हैं वोटिंग सिस्टम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्लेबिसाइड इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द सिटीजन ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके कह रहा है कि अर्नेस्ट रेनन बिलीव दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए नेशन इज नेसेसरी बिकॉज, अर्नेस्ट रेनन ये मानते थे कि नेशन का होना क्यों ज़रूरी है। इट इंश्योर प्रोटेक्शन टू ऑल इनहेबिटेड, इट इंश्योर लिबर्टी टू ऑल इनहेबिटेड सिटीजन। ये भी वाला तो इसका एग्जैक्ट करेक्ट है। ये इसलिए मानते थे कि नेशन स्टेट का होना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर जितने भी पर्टिकुलर सिटीजन्स बिलोंग करते हैं उस नेशन से, उन सभी के लिबर्टी को इंश्योर करता है। कौन, एक नेशन स्टेट। एक नेशन स्टेट क्या है, एक नेशन स्टेट का मतलब एक ऐसी पर्टिकुलर कंट्री जहाँ पे सभी के कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेजेस हों, और वो नेशन उनके इंसेंटस के सेक्रीफाइसेस एंड डिवोशन से बना हो, जिसका एक अपना हीरोइक पास्ट हो। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेन द कांग्रेस ऑफ वीना। कांग्रेस ऑफ वीना कह लीजिए या ट्रीटी ऑफ वीना कह लीजिए। बैटल ऑफ वाटरलू के बाद 1850 में ट्रीटी ऑफ वीना किया गया था। ट्रीटी ऑफ वीना करके आपके कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी के पर्सन्स ने फिर से सोसाइटी में कंजर्वेटिज्म आइडियाज़ को रीस्टैब्लिश कर दिया था। तो ट्रीटी ऑफ वीना में या कांग्रेस ऑफ वीना की बात करें तो आपका स्विट्ज़रलैंड इसमें नहीं था, आपके ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, ये चारों कंट्रियाँ इसमें थी। और इस ट्रीटी ऑफ वीना को या कांग्रेस ऑफ वीना को होस्ट किया था ड्यूक मेटरनिच ने, जो एक ऑस्ट्रियन चांसलर था। ठीक, और बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी का पर्सन था, जो इस कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को पूरे यूरोप में प्रमोट करता था। ठीक, अब हम आगे चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट ग्रेट रिवोल्यूशन विच गेव द क्लियर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म विद इट कोर वर्ड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेशनलिज्म की भावना किस पर्टिकुलर रिवोल्यूशन से फैली पूरे यूरोप में, और किस रिवोल्यूशन ने आइडिया दिया था, कोर आइडिया दिया था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का। तो ये सबको पता है, ये फ्रेंच रिवोल्यूशन से हुआ था, 1789 में स्टार्ट हुआ था। इसका भी अपना कुछ रीज़न था, वो हम जब इस पर्टिकुलर चैप्टर का वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा तब आपको वहाँ पर क्लियर कर दूँगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा था कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस यूजुअली नोन एज, कोड ऑफ 1804 जो नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में या हर उस पर्टिकुलर टेरिटरी में इंट्रोड्यूस किया था जिसको उसने ऑक्युपाई कर रखा था, तो इसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता था। ये इंट्रोड्यूस किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। ठीक, अब आगे चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन कह रहा है द नेपोलियनिक कोड वाज एक्सपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। नेपोलियनिक कोड किन रीजन्स पे था, तो नेपोलियन कोड उन सभी रीजन्स पे था जो फ्रांस के अंडर में थे। हर वो रीजन जो फ्रांस के कंट्रोल में थे उन सभी एरियाज़ में आपके नेपोलियनिक कोड को एक्सपोर्ट किया गया था। ठीक, आगे चलते हैं। द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब है फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब है फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी इंडिविजुअल के पास फ्रीडम हो और कानून सबके लिए एक बराबर हो। ठीक, अब आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी इन यंग इटली। यंग इटली किसने फॉर्म किया था? तो यंग इटली, यंग यूरोप, ये दोनों ही एक रिवोल्यूशनरी पर्सन ने फॉर्म किया था जिसने एक बहुत ही ग्रेट रोल प्ले किया था इटली के यूनिफिकेशन में, और इस पर्सन का नाम है जोसेफी मजीनी। ठीक है, और ये खुद भी एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था। और इसके बाद इन क्या कहते हैं, इन पर्टिकुलर सोसाइटीज़ को बना के, इन सीक्रेट सोसाइटीज़ को बनाकर ये सभी पर्सनस को ट्रेनिंग देता था कि किस तरीके से हमको कंजर्वेटिव सोसाइटी के अगेंस्ट में रिवोल्यूशन करना है। और ये सारे के सारे लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। मतलब ये लोग ऐसे विचारधारा को मानते थे जिसके हिसाब से एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे सभी पर्सन इक्वल हों, कोई भी किसी के पास बर्थ से प्रिविलेजेस वगैरह ना हो। और ये लोग ट्रीटी ऑफ वीना का भी अपोज करते थे। ठीक, तो आपके यंग इटली और यंग यूरोप ये दोनों फॉर्म किया था आपके जोसेफी मजीनी ने। और इटली के यूनिफिकेशन में जोसेफी मजीनी, जोसेफी गरवाल्डी, कैमले डी कावोड, इन तीनों पर्सन का बहुत बड़ा रोल था। बिस्मार्क ने भी थोड़ा बहुत रोल वहाँ पे प्ले किया था, लेकिन बिस्मार्क का सबसे ज़्यादा रोल था जर्मनी के यूनिफिकेशन में। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द टर्म यूनिवर्सल सफरेज मीन्स, यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सफरेज का मतलब है द वोट टू ऑल एडल्ट, द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट। जितने भी एडल्ट हैं सभी के पास राइट टू वोट होना। अब इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि जो एजुकेटेड है उनके पास हो, या जो जिसके पास प्रॉपर्टी उनके पास हो, या मेल के पास हो फीमेल के पास ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट, जो भी एडल्ट हैं उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे इंडिया में 18 एज है, 18 से अबव एज 18 से अबव एज वालों को एडल्ट माना जाता है, तो उनके पास वोटिंग राइट्स आ जाता है। अब ये नहीं देखा जाता कि वो एजुकेटेड हैं या वो मैन है वुमेन है, ऐसा कुछ नहीं। जो भी एडल्ट हो जाता है उनके पास वोटिंग राइट आ जाता है। तो ये आपके यूनिवर्सल सफरेज का मतलब है। ठीक, सबसे पहले यूनिवर्सल सफरेज अडॉप्ट करने वाली कंट्री आपकी कौन सी थी? सबसे पहले अडॉप्ट करने वाली कंट्री थी न्यूजीलैंड 1893 में। ठीक, इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इम्प्लीमेंट हो गया था, इन्फोर्स में आ गया था 1950 में, तभी इंडिया में यूनिवर्सल सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम स्टैब्लिश हो गया था। ठीक, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव्स का इसमें से क्या फीचर नहीं है? ठीक, तो कंजर्वेटिव्स में बिलीव करते थे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट पॉलिसी पे। कंजर्वेटिव में क्या कहता है, ट्रेडिशन प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज में डेवलपमेंट करते थे। कंजर्वेटिव बिलीव करते थे द मोनार्की, चर्च एंड अदर सोशल हायरार्की। ठीक है, प्रिविलेजेस वगैरह पे। तो मतलब ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कंजर्वेटिव्स में क्या कहते हैं, आइडियाज़ ऑफ मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट नहीं करते थे कि जो आपके राजा महाराजाओं की पावर को और ज़्यादा सेंसफुल बना सके। तो आइडियाज़ ऑफ मॉडर्नाइजेशन पे ये बिलीव नहीं करते थे। आइडियाज़ ऑफ मॉडर्नाइजेशन को ये नहीं मानते थे। आइडियाज़ ऑफ मॉडर्नाइजेशन को जो मानते थे वो आपके लिबरल आइडियोलॉजी के पर्सन्स थे। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है कि ट्रीटी डैश द ट्रीटी ऑफ डैश रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। किस पर्टिकुलर ट्रीटी ने ये बताया कि ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन है? तो अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये आपको मैंने बताया था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की मदद से मैं पता चला था कि ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन है। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस पर्सन ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है द रेस्ट ऑफ यूरोप कोल्ड कैच? ठीक, हु सेड व्हेन फ्रांस नीड्स द रेस्ट ऑफ यूरोप कोल्ड कैच। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जुलाई रिवोल्यूशन के दौरान दिया गया था, और ये आपके दिया था आपके ड्यूक मेटरनिच ने, जो कि एक बहुत ही ग्रेट कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी का पर्सन था। ओके, इन्होंने ही कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। ठीक, क्यों कहा था? जब ये वीडियो इस पर्टिकुलर चैप्टर का लर्नोपीडिया पे मैं अपलोड करूँगा तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से कवर कर लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग आपको बतानी ये है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ही लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी एजुकेशनल हाइक्स चैनल्स पे, जहाँ पे मैं एसएसटी और प्रेम सर आपके इंग्लिश पढ़ाएंगे लाइव क्लास। उसका शेड्यूल जल्दी ही कम्युनिटी टैब की मदद से आप सभी को बता दिया जाएगा। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से हम लाइव क्लासेस कंडक्ट करने जा रहे हैं एजुकेशनल हाइक चैनल्स पे। तो आप लोग एसएसटी और इंग्लिश का अच्छे तरीके से वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, और उसके बाद आप मेरे इस पर्टिकुलर चैनल लर्नोपीडिया पे भी देख सकते हैं। हर एक पर्टिकुलर चैप्टर्स के वीडियो आपको बहुत जल्द ही मिल जाएंगे, एमसीक्यू भी और पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी। ठीक, तो बिल्कुल भी क्या कहते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि सर किस तरीके से सच्ची कवर करें, स्कूल्स का कुछ पता नहीं है, कोचिंग में कुछ हो नहीं रहा है, हम क्या करें कैसे करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि लर्नोपीडिया पे जल्दी ही सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद अक्टूबर के फर्स्ट वीक से एजुकेशन हाइक चैनल्स पे लाइव क्लासेस भी कंडक्ट होने जा रही हैं। ठीक, तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइए, जैसे भी जो भी हो रहा है आप लोग रिविज़न करते रहिए।
और एक और चीज़ आप लोग को बता दें कि अगर आपको एसएसटी में जितने भी चैप्टर्स इस बार आ रहे हैं उनके नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझे मैसेज करके हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स मुझसे ले सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है Who played the leading role in the unification of Germany? जर्मनी के यूनिफिकेशन में किसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था? तो मैंने बताया था ऑटोमन बिस्मार्क ने। ऑटोमन बिस्मार्क का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था जर्मनी के यूनिफिकेशन में। ऑटोमन बिस्मार्क आपके आयरन एंड ब्लड के थ्योरी में बिलीव रखते थे। आयरन एंड ब्लड के थ्योरी को इन्होंने अडॉप्ट किया था जर्मनी के यूनिफिकेशन में। आयरन और ब्लड का मतलब क्या है? ब्लड का मतलब था कि एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए इनके पास, और आयरन का मतलब है कि जो आर्मी है उसके पास मॉडर्न इक्विपमेंट होने चाहिए, ठीक है ना। एक ऐसी आर्मी हो जो स्ट्रॉन्ग हो और उसके पास मॉडर्न इक्विपमेंट हो, यही मतलब था आपके ब्लड और आयरन थ्योरी का, और इसी थ्योरी को अडॉप्ट करके इन्होंने जर्मन का यूनिफिकेशन किया था। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। 25 देखिए, 25 क्या कह रहा? हु वाज प्रोक्लेम द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1789? 1789 में जर्मनी का एम्परर किसको प्रोक्लेम किया गया था? तो जर्मनी का जो क्या कहते हैं एम्परर प्रोक्लेम किया गया था वो किया गया था आपके कैसर विलियम फर्स्ट को। किसे? कैसर विलियम फर्स्ट को किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा, कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया को द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871 में प्रोक्लेम्ड कर दिया गया था। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आपका हु बिकम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861? 1861 में यूनाइटेड इटली का जो किंग बना वो बने थे आपके विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 27 आपका देखिए क्या कह रहा? हु वाज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? ये रिपीटेड क्वेश्चन फिर से आ गया। जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा रोल आपके प्ले किया था ऑटोमन बिस्मार्क। ठीक है, मैंने बताया था आपको अभी। ठीक, अब आप चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द एल्गोरी ऑफ द जर्मन नेशन हु वियर अ क्राउन ऑफ ऑक लीफ वाज अ जर्मेनिया। अब ये एल्गोरी क्या होता था? एल्गोरी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमको हिडन मैसेज देती हैं, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें, चाहे वो आपकी मूर्ति हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई ना कोई हिडन मैसेज हमें देती हैं। तो जर्मन नेशन में एक औरत थी जो क्राउन पहने हुई थी, उसके हाथ में ओक लीफ था। वो कौन थी और वो क्या मैसेज देती थी? तो वो जर्मेनिया थी, और वो क्या कहते हैं यूनिफिकेशन का, नेशनल लिबर्टी का मैसेज दिया करती थी। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ लार्ज पार्ट ऑफ बल्कान रीजन वाज अंडर ऑफ विच एम्पायर? जो बल्कान रीजन था वो किसके अंडर में था? तो ये आपको बता दें, बल्कान रीजन ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। ठीक है, मोस्ट टेंस एरिया था। इसके कारण ही आप कह सकते हो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट की शुरुआत भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बल्कान रीजन से ही जुड़ी हुई थी, क्योंकि जब क्या कहते हैं सारी कंट्रियाँ आज़ाद हो जाती हैं, सारी कंट्री का यूनिफिकेशन हो जाता है, तो बल्कान रीजन तब भी आपके टेंस एरिया में था। तो उसको कैप्चर करने के लिए सभी यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट, एक फिक्शन जैसा क्रिएट हो जाता है। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट की शुरुआत कहीं ना कहीं बल्कान रीजन से ही हुई थी। ठीक, तो याद रखिएगा बल्कान रीजन ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप के। ठीक, ऐसे ही आपको हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के MCQ जल्दी ही लर्नोपीडिया पर मिलते रहेंगे। और मैंने जैसा आपसे बताया कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सारे चैप्टर्स के NCERT एक्सप्लेनेशन इस पर्टिकुलर चैनल में मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। एंड वन मोर थिंग ये बताना है कि लाइव क्लासेस अक्टूबर के फर्स्ट वीक से एजुकेशन हाइक चैनल्स पे कंडक्ट होने वाली हैं। ठीक, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को बहुत प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और क्या कहते हैं इसी तरीके से जुड़े रहिए। और मैं आपकी हार्डवर्क करता रहता हूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिल जाए। तो मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट बहुत ही गजब के कंटेंट के साथ अपने इसी चैनल लर्नोपीडिया पे। तब तक बी सेफ, बी केयर।